वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने टिश्यूज़ पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़। तो हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को भी आगे दो सब टाइप्स में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स एंड सेकेंड टाइप था स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स। तो हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को दो भागों में डिवाइड किया था, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स। तो हमने स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया था। वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं? ज़ाइलरी फाइबर्स, सेकंड है एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स और थर्ड है सरफेस फाइबर्स। ठीक है। तो जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ पढ़े थे। इन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और सेकंड है स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स। तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है इसको हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स। तो स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स को भी आगे चार सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स। ठीक है। तो जो स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स है इसके चार टाइप्स कौन कौन से हैं? ए, बी, सी एवं डी। तो ए है मैक्रोस्क्लेरिड्स, सेकंड है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, थर्ड है एस्टेरोस्क्लेरिड्स और फोर्थ वन इज ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स को आगे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैक्रोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, थर्ड है एस्टेरोस्क्लेरिड्स एंड फोर्थ वन इज ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो सबसे पहले स्क्लेरिड्स क्या है? तो इनकी सेल्स मोटी सेल वॉल युक्त होती है और अनियमित आकार की छोटी सेल्स होती है। या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ कि स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स की जो सेल्स होती है, इस ग्रुप की जो सेल्स होती है, उन सेल्स की सेल वॉल मोटी होती है, उसके अलावा अनियमित आकार की होती है। ठीक है। यह अनियमित रूप में अरेंज होती है और ये छोटी प्रकार की या छोटे आकार की स्टोन सेल्स होती है। ये प्लांट के उन भागों में पाए जाते हैं जो मजबूत व सख्त होते हैं। मीन्स हार्ड और टफ पार्ट्स में ये सेल्स पाई जाएगी। उसके अलावा ये जो सेल्स है इन सेल्स के किनारे गोल होते हैं। ठीक है। तो स्क्लेरिड्स ऑफ स्टोन सेल्स की क्या विशेषताएं हैं कि इनकी सेल वॉल मोटी होती है, ये अनियमित आकार की होती है,
ये गोल होती है। उसके अलावा ये प्लांट के उन भागों पे पाई जाती है जो मजबूत व सख्त होते हैं, और इनकी सेल्स के जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, वो गोल होते हैं। ठीक है, तो प्लांट के वे भाग जो मजबूत व सख्त होते हैं, इनकी उपस्थिति वहाँ पे होगी। तो जैसे कि स्टोनी फ्रूट्स एग्जाम्पल है, स्टोनी फ्रूट्स। तो जैसे कि नाशपाती के गुद्दे में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। उसके अलावा चीकू में भी इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा अखरोट व नारियल की एंडोथीशियम का निर्माण इन्हीं स्टोन सेल्स के द्वारा होता है। तो हम अब पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप मैक्रोस्क्लेरिड्स। तो मैक्रोस्क्लेरिड्स क्या होंगे? इसके अंतर्गत वह सेल्स आती है जो छड़ के आकार की होती है। तो मैक्रोस्क्लेरिड्स में कौन सी सेल्स आएगी? इसमें छड़ के आकार की सेल्स आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीन्स ये किस किस में पाई जा सकती है? मटर कुल के पादपों में, मीन्स लेग्यूमिनेसी फैमिली में। तो मटर कुल के पादप जैसे कि चना व मटर के सीड कोट में। ठीक है, तो मैक्रोस्क्लेरिड्स किस में पाई जाएगी? मटर कुल के पादपों में, जैसे कि चना व मटर के सीड कोट में मैक्रोस्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, और ये किस शेप के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो इनकी आकृति कैसी होती है? बून के, मीन्स हड्डी। ठीक है, तो इनकी शेप बून की शेप्ड में होते हैं, या हड्डी की शेप्ड में होते हैं ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हेकिया की लीफ व हाइड्रोफाइट्स की लीव्स में ये पाए जाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स या फिर हेकिया की लीफ में। ठीक है, तो मैक्रोस्क्लेरिड्स छड़ाकार के होते हैं। ये मटर कुल के पादपों में पाए जाते हैं, मीन्स चना व मटर के सीड कोट में उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। सेकंड है ओस्टियोस्क्लेरिड्स। ये बून शेप्ड होते हैं या हड्डी के आकार के होते हैं, और या इनमें जो सेल्स होती है वो बून शेप्ड होती है, और ये किस में देखे गए? हेकिया लीफ में और हाइड्रोफाइट्स में ये देखे जा सकते हैं। फिर है एस्टेरोस्क्लेरिड्स। तो ये ताराकार सेल्स होती है, और ये किस में देखी जा सकती है? निम्फिया में। निम्फिया की लीफ में एस्टेरोस्क्लेरिड्स की सेल्स पाई जाती है। तो एस्टेरोस्क्लेरिड्स ताराकार सेल्स होती है, और ये किस में देखी जा सकती है? निम्फिया की लीफ में। अब बात करते हैं हम ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो ब्रैकिस्क्लेरिड्स किस शेप की होती है? ये अनियमित गोलाकार व अंडाकार होती है। ठीक है, तो एस्टेरोस्क्लेरिड्स कैसी होगी? ताराकार सेल्स होगी, और कहाँ पाई जाती है? निम्फिया की लीफ में ये देखी जा सकती है। फिर फोर्थ वन है ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो ये अनियमित आकार की सेल्स होती है जो गोलाकार या अंडाकार हो सकती है। उसके अलावा
इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल मोटी होती है, थिक होती है। और फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बार्क में मीन्स प्लांट्स की छाल में ये पाई जा सकती है। उसके अलावा पित्त व कॉर्टेक्स में भी ये देखी जा सकती है। तो स्टोन सेल्स इन 4 टाइप्स की होती है। तो इनको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ कि कौन सी सेल किस किस शेप में देखी जा सकती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स की। तो मैक्रोस्क्लेरिड सेल्स मैंने बताया छड़ाकार होती है। तो छड़ाकार कैसी होगी, ये इस तरह की सेल्स होती है। आप देख सकते हो इनकी शेप कैसी है, छड़ाकार है। तो इस प्रकार की सेल्स देखने पे हम क्या पता लगाएंगे कि ये कौन से टिश्यूज की सेल्स है। तो ये है मैक्रोस्क्लेरिड्स की सेल्स जो छड़ाकार होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओस्टियोस्क्लेरिड्स की सेल्स कैसे होती है। तो मैंने बताया हेकिया की लीफ में इसको देख सकते हैं। और मैंने इसमें बताया था कि ये बून शेप्ड होती है, मीन्स कैसी होगी, ये हड्डी के आकार की होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो बून शेप्ड ये वाली, इसको मैं डार्कर जोन से मार्क कर रही हूँ। ये देखो आप, तो ये जो बून शेप्ड हड्डी के आकार की सेल्स है, ये कौन सी सेल्स होगी, ओस्टियोस्क्लेरिड्स। तो ये बून शेप्ड होती है और किस में देखने को मिली थी, हेकिया में। ठीक है, हेकिया के लीफ में। फिर है आपके एस्टेरोस्क्लेरिड्स। तो मैंने बताया था ये ताराकार सेल्स होती है और निम्फिया की लीफ में देखी जा सकती है। तो इसकी शेप कैसी होगी, ताराकार। तो ये ऐसे सेल्स का समूह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ताराकार एस्टेरोस्क्लेरिड्स। फिर हम फोर्थ टाइप पढ़ते हैं ब्रैकिस्क्लेरिड्स। तो ये कैसे होते हैं, ये गोलाकार या अंडाकार सेल्स होती है। तो ये जो सेल्स है वो अनियमित आकार की है, मीन्स ये गोलाकार भी हो सकती है और अंडाकार भी हो सकती है। तो ये कैसी है, ब्रैकिस्क्लेरिड्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सेल्स है वो प्लांट्स में होती है। तो ये जो ब्रैकिस्क्लेरिड्स है, ये ब्रैकिस्क्लेरिड्स कहाँ देखने को मिलती है, पित्त में, कॉर्टेक्स में और उसके अलावा बार्क में ये हम आसानी से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे
अब तक जो ओवरऑल हमने पढ़ा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये थे सिंपल टिश्यूज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कि प्लांट्स में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कैसे होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट जो आपको नोट करना है कि कोलेन्काइमा टिश्यूज़ में स्थूलित पदार्थ का जमाव होता है। वो स्थूलित पदार्थ सुबेरिन नहीं होता है, वो स्थूलित पदार्थ होता है पैक्टिन। तो इसको करेक्ट कर लेना कि कोलेन्काइमा टिश्यूज़ में स्थूलित पदार्थ पैक्टिन होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें लिग्निन भी होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो विभिन्न प्रकार की सेल्स का समूह कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के सेल्स का समूह कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि विभिन्न प्रकार की सेल्स जिनकी उत्पत्ति तो समान नहीं होती है, लेकिन वो एक विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए समाहित होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से टिश्यूज कहलाएंगे कि विभिन्न प्रकार के सेल्स का समूह जिनकी उत्पत्ति समान नहीं होती लेकिन मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लांट में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हेटेरोजीनस टिश्यूज भी कहते हैं, विषमांगी उत्तक भी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि विभिन्न प्रकार के सेल्स जिनकी उत्पत्ति असमान हो सकती है लेकिन वो एक मिलकर विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की उपस्थिति सभी प्रकार के वेस्कुलर प्लांट्स या संवहनी पादपों में होती है, ठीक है। वास्कुलर प्लांट्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की उपस्थिति सभी प्रकार के संवहनी पादपों में उपस्थिति देखी गई है। उसके अलावा इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को कुछ साइंटिस्ट ने हेटेरोजीनस या विषमांगी टिश्यूज भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर एक समूह बनाती है जिसे हम उत्तक कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर जब एक ग्रुप बनाती है तो इसी कारण से इसे हेटेरोजीनस टिश्यूज भी कहते हैं, और ये सभी संवहनी पादपों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम। तो जाइलम एंड सेकंड है फ्लोएम। तो प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको ऑब्वियसली पता ही है कि जाइलम वाटर व वाटर में सोल्यूबल सारे मिनरल्स को बेस से टॉप तक या अंडरग्राउंड पार्ट से टॉप तक लेके जाने का कार्य करता है, और फ्लोएम उसमें बनने वाले फूड का सिंथेसिस प्लांट्स के कंप्लीट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ या हेटेरोजीनस टिश्यूज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जाइलम व फ्लोएम। तो पहले हम पढ़ते हैं जाइलम। तो जाइलम व फ्लोएम सभी संवहनी पादपों में उपस्थित होते हैं या सभी वास्कुलर प्लांट्स में उपस्थित होते हैं। इसी कारण इन्हें वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है।
तो जाइलम और फ्लोएम को सभी वैस्कुलर प्लांट्स में उपस्थित होने के कारण इन्हें वैस्कुलर टिश्यूज भी या संवहनी उत्तक भी कहते हैं, जो जल व जल में घुलनशील सभी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों उसके अलावा फूड का भी प्लांट्स के सभी पार्ट्स में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। तो जाइलम शब्द की उत्पत्ति जाइलोज वर्ड से हुई, जिसका अर्थ है वुड मीन्स लकड़ी। ठीक है, तो जो जाइलम शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जाइलोज शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है वुड। ठीक है, और जाइलम शब्द सबसे पहले नागेली ने दिया। तो नागेली नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जाइलम वर्ड दिया। इस जाइलम को भी आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से होंगे? ये देखो, ये है जाइलम, तो इसे आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि परिवर्तनशील अवस्था में प्लांट्स में जाइलम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी जाइलम और सेकंड है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो इसे या जाइलम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है, अर्थात ये प्लांट की लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेंथ में ग्रोथ करने का कार्य करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रोकैम्बियम से। तो जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी वास्कुलर प्लांट्स, तो वास्कुलर प्लांट्स कौन कौन से आ गए? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स में उपस्थित होने के कारण ये संवहनी टिश्यूज या संवहनी उत्तक भी कहलाते हैं। जाइलम की उत्पत्ति जाइलोज वर्ड से हुई, जिसका अर्थ होता है वुड, और ये जाइलम शब्द सबसे पहले नागेली ने दिया। और उत्पत्ति या परिवर्तनशील अवस्थाओं के आधार पर प्लांट में जाइलम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है और ये प्लांट की लेंथ में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट की लेंथ बढ़ती है। तो ये प्रोकैम्बियम से विकसित होते हैं और ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मीन्स प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा? प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में वृद्धि करते हैं, मीन्स प्लांट की लेंथ में वृद्धि करते हैं। और इसे भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजाइलम, फर्स्ट है प्रोटोजाइलम और सेकंड है मेटाजाइलम। ठीक है, तो जाइलम की उत्पत्ति के आधार पर या प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति के आधार पर भी इसे आगे दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोटोजाइलम और सेकंड है मेटाजाइलम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटोजाइलम के बारे में। तो प्रोटोजाइलम, तो प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से होती है और ये प्राइमरी ग्रोथ के समय बनते हैं और प्लांट की लेंथ में वृद्धि करते हैं। तो इन्हें भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम क्या होते हैं कि ये
जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है तो ये पहले बनते हैं, ठीक है, ये पहले बनते हैं और इनकी जो सेल्स होती है, इनकी सेल्स लंबी व पतली होती है, लंबी व पतली होती है, या मैं यूँ कहूँ लंबी व संकरी होती है, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम क्या होंगे कि प्रोटोजाइलम ग्रोथ के समय पहले बनते हैं और इनकी जो सेल्स होती है वो सेल्स लंबी व नैरो मीन्स संकरी होती है। फिर बनता है मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के बाद में बनता है और इस मेटाजाइलम की जो सेल्स होती है वो सेल्स छोटी व चौड़ी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम को आगे दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम की जो सेल्स है वो पहले बनती है और लंबी व संकरी होती है, जबकि मेटाजाइलम की सेल्स प्रोटोजाइलम के बाद में बनती है, वो छोटी व चौड़ी होती है, ठीक है। अब देखो प्रोटोजाइलम की उपस्थिति के आधार पर भी या प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर इसे आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक्सार्च, मिजार्च व एक्सार्च, एंडार्च व मिजार्च। तो प्राइमरी जाइलम की उपस्थिति के आधार पर, या मैं यूँ कहूँ कि प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर भी इसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सार्च, सेकंड है एंडार्च और थर्ड है मिजार्च। तो अगर हम एक्सार्च की बात करें तो प्रोटोजाइलम परिधि की ओर व मेटाजाइलम केंद्र की ओर पाया जाता है, मीन्स सेंट्रीपिटल इसकी कंडीशन होती है। तो यह जाइलम एक्सार्च कहलाएगा। एक्सार्च कंडीशन में क्या होगा कि पहले तो बता दिया कि प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर इसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक्सार्च जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है ये प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है व मेटाजाइलम केंद्र की या केंद्र की ओर होता है, केंद्र की तरफ होता है, सेंटर में होता है, जिसे हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल कंडीशन। तो अगर प्रोटोजाइलम की सेंट्रीपिटल कंडीशन होती है, मीन्स प्रोटोजाइलम परिधि पर होता है व मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है, तो यह कंडीशन कहलाएगी एक्सार्च। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके आगे काम में आएगी, तो इनको अच्छे से समझ लेना। फिर आता है एंडार्च, इन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एंडार्च की हम बात करें तो इसमें इसके विपरीत होता है। एंडार्च में क्या होता है कि इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर व मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। तो यह कंडीशन एंडार्च कहलाएगी। एंडार्च कंडीशन में क्या होगा कि अगर प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है वह मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है, मीन्स जब सेंट्रीफ्यूगल प्रोटोजाइलम पाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल
इस कंडीशन को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर व मेटाजाइलम परिधि की ओर पाया जाता है, तो इसे एंडार्च कहते हैं। और मिजार्च कंडीशन में क्या होता है कि इसमें प्रोटोजाइलम मध्य की ओर होता है या मध्य में होता है व उसके चारों ओर मेटाजाइलम पाया जाता है, तो यह कंडीशन मिजार्च कहलाती है। तो मिजार्च कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटोजाइलम तो मध्य की ओर पाया जाता है, वह प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम पाया जाता है, तो यह कंडीशन मिजार्च कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के समय कौन से जाइलम बनेंगे? प्राइमरी जाइलम। और जो सेकेंडरी जाइलम है वो कब बनते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के समय सेकेंडरी जाइलम बनेंगे। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो ये सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, ये क्या कार्य करेंगे? प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो प्राइमरी जाइलम तो प्लांट की लेंथ बढ़ाएंगे, मीन्स प्राइमरी ग्रोथ करेंगे। और सेकेंडरी जाइलम क्या करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनेंगे और उसकी सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, मीन्स प्लांट की चौड़ाई या विड्थ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और अगर इसकी उत्पत्ति की मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति कैसी होगी? लेटरल मेरिस्टेम व वास्कुलर कैम्बियम से इसकी उत्पत्ति होती है। तो जो सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं और प्लांट की विड्थ या चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। और अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो जहां प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से विकसित हो रहा था, इसका विकास लेटरल मेरिस्टेम व वेस्क्युलर कैम्बियम से होता है। ठीक है। और प्राइमरी जाइलम के समान यह प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभक्त नहीं होता है। जिस प्रकार ये प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभक्त होता है, उसी प्रकार सेकेंडरी जाइलम प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभक्त नहीं होता है। यह एक्सार्च, मिजार्च व एंडार्च में विभक्त नहीं होता है। जिस प्रकार प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम में विभक्त होता है, सेकेंडरी जाइलम विभक्त नहीं होता है। जिस प्रकार प्राइमरी जाइलम एक्सार्च, मिजार्च व एंडार्च में डिवाइड होता है, उस प्रकार सेकेंडरी जाइलम नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं प्राइमरी जाइलम की बात करूं तो एक्सार्च कंडीशन किस में पाई जाएगी? स्टेम में। एंडार्च कंडीशन किस में पाई जाएगी? रूट में। और अगर मैं मिजार्च की बात करूं तो मिजार्च किस में देखने को मिलेगी? फर्न में।